ये क्या होगा वेलकम बैक। हाँ, नल सर? ये नल नल हाइपोथेसिस को स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। जब भी आप अदालत में जाते हैं तो आपके मुकाबले में दूसरा बंदा जाएगा, एक बंदा नहीं जा सकता। आप केस करते, आप पे केस होता है तो दो बंदे ने जाना होगा, ठीक है ना। तो ये मिसाल लीजिए कि दो बंदे हैं, वो खड़े हैं, एक अपोज में बात कर रहा है और एक स्ट्रेट अवे बात करता है कि देर एक दूसरे के अपोजिट में बात करते हैं। जब अपोजिट में बात करेंगे तो फिर केस लड़ेंगे ना। ये केस लड़ने वाला मुकदमा है, जैसे आप कोर्ट में लड़ते हो। तो अगर एक बंदा दावा करता है तो दूसरा उसके मुकाबले में अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश करता है ना, ठीक है। तो नल हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस भी कहते हैं, अल्टरनेट हाइपोथेसिस को रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। और हमेशा अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो है आपके नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट बनता है। समझ में आ गई बात? जी सर, थैंक यू। हाँ, अभी यहाँ पर जो हमारा वैल्यू है वो कितना है, 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, और 0.025 के सामने 2.57 है। कितना है? 2.57 हमारा टेबुलेटेड वैल्यू है। तो अब आप इधर कर लें, ये देखें, और ये प्लस में जा रहा है। ठीक है जी, ये प्लस में। तो यहां पर क्या है आपका 0.025 ये है। कट वैल्यू जो है 2.57 है, और आपका टेबुलेटेड कैलकुलेटेड वैल्यू कितना है, वो बहुत ज्यादा है, 4.41। हाँ, सो व्हाट डज इट टेल यू, हाउ वुड यू कंक्लूड इट? हाँ जी, ये कंक्लूड करें क्या बनाइए। ये कैलकुलेटेड है 4.41 और ये टेबुलेटेड है 2.57। ये वाला एरिया कहलाता है रिजेक्शन रीजन। हाँ, क्या मतलब बना इसका? सर ये रिजेक्शन रीजन में फॉल करता है ना, हाँ, तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट रिजेक्ट करेंगे। करेंगे। सो आप कंक्लूड करेंगे हाँ इससे कि A is the calculated value 4.41 is greater than the tabulated value 2.57 and falls in the rejection region. So we reject the null hypothesis in favor of alternate hypothesis, and we can say, we can conclude that the intervention was effective, or the difference before and after the intervention is not equal to zero, zero के बराबर नहीं है। आप या तो इस तरह कहें या आप कहेंगे तो इंटरवेंशन रिमेन्ड इफेक्टिव। ठीक है जी, जो कुछ आपने किया तो मरीजों को फायदा हुआ, ये स्टेटिस्टिकल जो एनालिसिस हमें ये बता रहे हैं, ये एप्लीकेशन ऑफ द टेस्ट। the result is significant. Significant means the intervention was found to be effective. बात समझ में आ गई? सर हाँ जी। सर सर ये जो आपने अभी कंक्लूजन निकाला ना, तो ये रिजेक्शन रीजन वाला, तो सर ये हमने ये टेबुलेटेड वैल्यू के बेस पर क्यों निकाला? लाइक हमारे पास इधर कैलकुलेटेड वैल्यू भी तो है ना। नहीं, तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपको इकट्ठ आपके पास होना चाहिए ना, जब जिसके साथ ये कंपेयर करें। आपको कैसे पता चलेगा कि ना ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा, जब तक आपके पास टेबुलेटेड वैल्यू ना हो। अगर टेबुलेटेड वैल्यू है तो फिर आप कंपेयर करेंगे ना। मतलब देखें, अगर आप किसी को दवाई दे रहे हैं, हाँ मल्टीविटामिन दे रहे हैं आप किसी को, मरीज को जिसको अनीमिया है, आपने 2 ग्रुप्स बनाए हैं, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि इनका जो HB लेवल है वो आपके इंटरवेंशन या गोलियों की वजह से बढ़ा है? आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप किसी दूसरा आपके पास कंपैरिजन ग्रुप हो और जिसको ये दवाई ना मिली हो, हाँ, और उनके HB लेवल से इनका HB लेवल ज्यादा है, बाकी सारे प्रोटोकॉल एक जैसे हैं, लेकिन एक को दवाई मिल रही है दूसरे को नहीं मिल रही। लेकिन अगर आप एक ही ग्रुप लेंगे और शुरू में आपने इनको चेक किया, इनका HB लेवल, और बाद में चेक किया, और आप कहेंगे कि इंटरवेंशन वाज इफेक्टिव, मेडिसिन वाज इफेक्टिव, तो ये बिल्कुल झूठ है। हो सकता है डाइट की वजह से हो सकता है एनवायरमेंट की वजह से हो सकता है किसी और चीज की वजह से हो। यहां पर आपके पास कंपैरिजन के लिए कोई वैल्यू होना चाहिए ना, तो तब आप कहेंगे कि ये रिजेक्शन रीजन में फॉल कर रहा है और हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे हैं।
समझ में आ गई बात? यस सर। सर और वो कंपैरिजन वाली वैल्यू हम हमेशा कैलकुलेटेड वैल्यू लेंगे? नहीं, आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू को कंपेयर करने के लिए टेबुलेटेड वैल्यू लेंगे, उस अल्फा के बुनियाद पर और डिग्री ऑफ फ्रीडम के बुनियाद पर टेबल को देखते हुए। ठीक है, अगर अभी तक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम आगे बढ़ें। यस सर। चलिए जी, अब लेक्चर पे आ जाए। जो हमारा लेक्चर है एक्चुअल अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये देखें, टी टेस्ट फॉर डिपेंडेंट सैंपल, इसको पेयर सैंपल भी कहते हैं, डिपेंडेंट सैंपल भी कहते हैं। फार्मूला उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है, लेकिन मैंने जो फार्मूला सिखाया ये सबसे इजीएस्ट है। बाय द एंड ऑफ द सेशन student will be able to learn how to test hypothesis which compare the difference in population mean using pair samples, learn how to construct confidence interval for the difference in population means using pair sample, और इसमें confidence interval भी मैंने निकाला है। ठीक है जी, कि इसका confidence interval जो difference है, actual difference in the population, वो कितना होगा, वो फार्मूला यहां पर आपको बताया गया है। Excuse me, sir. जी, सर कुछ स्टूडेंट्स को अलाउ करें क्लास में? मैंने अलाउ कर दिया सबको। अच्छा, उसके लिए सबसे पहले आप करेंगे क्या, व्हाट इज अ पेयर डिफरेंस ऑब्जर्वेशन? सबसे पहले आप पॉपुलेशन में जाएंगे, वहां से एक सैंपल कलेक्ट करेंगे, फिर इंटरवेंशन करेंगे, जैसे मैंने बताया ये वही चीजें हैं। फिर आफ्टर द इंटरवेंशन जो है ना वो दूसरा रीडिंग आप ले लेंगे, ये रीडिंग 1 है, ये रीडिंग 2 है, बीच में इंटरवेंशन है। Observation of interest will be the difference in the reading before and after the intervention called pair difference observation. ये रीडिंग 1 रीडिंग 2 से आप माइनस करें तो वो जो आपके पास रीडिंग आएंगे उसको डिफरेंस कहते हैं, या पेयर डिफरेंस ऑब्जर्वेशन भी कहते हैं इसको। अच्छा जी, पेयर डिफरेंस सैंपल टी टेस्ट एंड एक्सप्लेनेशन। दिस टेस्ट इज कंसर्न विद पेयर वाइज डिफरेंसेस बिटवीन सेट्स ऑफ डेटा। देयर आर 2 सेट्स ऑफ डेटा, before the intervention and after the intervention 2 sets of data. This means that each data point in one group has a related point in another group. अगर एक का 5 आया तो उसके मुकाबले में कोई 4 या 3 होगा उसके अगेंस्ट। This would be data measured before a statement and then after, or it would be there is a relationship between the groups such as identical twins or another relevant matching characteristic, for example age, sex, IQ, etc. हम ये ट्विंस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हमेशा अगर आप कहें कि ये जो 2 रीडिंग्स, अगर आप ट्विंस लेंगे ना, 2 ट्विंस, वो एक पेयर होगा, मतलब वो अलग से जो है ना वो 1 और 2, ये 2 बंदे नहीं होंगे, ये एक ही काउंट होगा, एक जोड़ा काउंट होगा। इसी तरह एज वाइज अगर एक जैसे एज है, मतलब 21 साल 2 फीमेल है, तो उसको एक के तौर पर कंसिडर किया जाएगा, 2 के तौर पर कंसिडर नहीं किया जाएगा। पेयर सैंपल की जब हम बात करते हैं और दोनों से हम रीडिंग लेंगे फिर इसको कंपेयर करेंगे। अच्छा जी, व्हाट इज अ पेयर डिफरेंस ऑब्जर्वेशन? where D is the ith pair difference observation, X bar D and SD are the sample mean and standard deviation of the pair. यहाँ पर जो X बार है उसको मैंने D बार के तौर पर लिया है, आपको इजाफी D यहाँ पर लिखना होगा, तो बेहतर यही कि आप D बार लिख दे, वो मसला ही खत्म हो गया, और यहाँ पर SD लिख दे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिफरेंस। अच्छा जी, इन दिस मैटर द टेस्ट स्टैटिस्टिक बिकम्स, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्या बनेगा, जो D बार डिवाइडेड बाय SD अपॉन N अंडर द रूट, वो मैंने किया है, where DO is mostly 0 and the sample size must be, इसको आप खैर छोड़ें। अजम्पशन क्या है, फार्मूला यहाँ पर फार्मूला जो है ना वो दिखाना था, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, डोंट नो कि क्यों नहीं दे रहा, लेकिन इनका फार्मूला कुछ इस तरह है, ये मैं लेक्चर में आपको भेज देता हूँ तो फिर आपको समझ में आ जाएगा।
ये फार्मूला जो है वो इस तरह लिखते हैं। अच्छा जी, इनका जो फार्मूला है पेयर के लिए जो इन्होंने लिखा हुआ है एक्स बार डी माइनस डी ओ, डी ओ यानी जिसे म्यू ओ लिख देते हैं यहाँ पर डी ओ, और एस डी डिवाइडेड बाय एन अंडर द रूट। ये चूंकि हमेशा सिफर के बराबर होता है, द डिफरेंस इज इक्वल टू जीरो, द डिफरेंस इज नॉट, नल हाइपोथेसिस में ये जीरो के बराबर होता है, तो ये हम इसके जीरो के तौर पर लेंगे, और ये एक्स बार डी को हम डी बार लिखते हैं, तो ये कहानी खत्म हो जाती है, फिर ये वाला नहीं लिखते, सिंपल डी बार डिवाइडेड बाय एस टी अपॉन एन अंडर द रूट। ये थोड़ा सा इसमें फर्क है, तो इसलिए मैंने समझा कि इसको आपको क्लियर हो जाए बस। assumption किया, the distribution of difference is approximately normally distributed। अच्छा जी, hypothesis test for pair mean difference, ये hypothesis possible हो सकते हैं वन टेल में कि null hypothesis mu d जो आपका डिफरेंस है it is less than or equal to do or 0 versus ha mu d is more than do or 0। ये पॉसिबल हाइपोथेसिस, लेकिन ज्यादातर ये टू टेल हाइपोथेसिस में यूज होता है। म्यू डी इज मोर देन आर इक्वल टू जीरो आर जीरो वर्सेस म्यू डी इज लेस देन जीरो, ये दो, एक दो, और तीसरा ये म्यू डी इज इक्वल टू जीरो और म्यू डी इज नॉट इक्वल टू डी ओ मीन नॉट इक्वल टू जीरो। जो हमने अप्लाई किया था ये वाला है, ये डी ओ का मतलब है जीरो। टेस्ट स्टैटिस्टिक मैंने बता दिया, वेयर टी हैज n - 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम and n is the total number of pairs, critical region, if mu d is more than do then t is more than t alpha degree of freedom, or mu d is less than do then t is less than minus t alpha degree of freedom, and mu d is not equal to 0 then t is more than t alpha by 2 and t is less than minus। ये आपको बताया गया है कि जब आप आखिरी कंक्लूजन पे पहुंचे तो आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो क्या होगा अल्टरनेट हाइपोथेसिस में, ठीक है जी, या मोर देन होगा या लेस देन होगा या नॉट इक्वल होगा, तो कौन से वाले टेल में पड़ेगा, राइट पे पड़ेगा या लेफ्ट पे पड़ेगा, नथिंग एल्स। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल है, इसको आप गौर से आप सुन लीजिए ताकि आपको फिर वो समझ में आ जाए कि ये वन टेल है, टू टेल है, और जो भी है आपको समझ में आ जाए बस। अच्छा जी, trace metal in drinking water wells affect the flavor of the water and usually high concentration can pose a health hazard. Furthermore, the water in well may vary in the concentration of trace metal depending upon from where it is drawn. In the paper, trace metal of South Indian region, trace metal concentration mg per liter on zinc were found from water drawn from the bottom and the top of each of 6 wells using a 5% level of significance. ये कहते हैं कि अगर आप कुएं के सरफेस से या बॉटम से पानी जो है ना वो निकाले तो इनके जिंक कंसंट्रेशन में फर्क होगा, यानी या ऊपरी सतह में ज्यादा होगा, बॉटम में कम होगा, या बॉटम में ज्यादा होगा, ऊपर वाले सतह में जो है ना वो कम होगा। और ये क्या है कि साउथ इंडियन रिवर से जितने भी ट्यूबवेल निकाले गए हैं तो वहां पर ये छपा है, मतलब ये एनवायरमेंटल स्टडीज इन्होंने ये छापा है, पब्लिश किया हुआ है कि वहां पर लोग जो सराउंडिंग में रहते थे तो उन्होंने कहा कि हमारे पानी का जायका जो है वो कुछ अजीब सा है। इसका मतलब ये कि उनमें जिंक जो है लेवल का डिफरेंस था, या तो एक ट्यूबवेल से बॉटम से आ रहा था और दूसरे से सरफेस से आ रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया कि 6 कुएं उन्होंने 6 ट्यूबवेल मुंतखब किए और हर एक वेल से 2 सैंपल लिए, एक बॉटम से और एक सरफेस से। इसी तरह हर एक से लिए ये टेस्ट करने के लिए कि आया बॉटम और सरफेस के जो वाटर हैं उसमें जिंक कंसंट्रेशन का डिफरेंस है कि नहीं है। तो ये कहानी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है ना, ये सिनेरियो है। HO mu d is equal to 0. There is no difference in mean concentration of zinc and water drawn from the bottom in that
top of the well. Or alternate hypothesis, there is a difference in the mean concentration of zinc water drawn from the bottom and top of the well, and that's why the people taste differently. The people taste differently whoever are living in the surrounding area of South Indian River. अच्छा जी, डेटा जो गिवन है वो ये है, ये आपका डेटा है। लोकेशन बॉटम से लिए गए हैं तो कंसंट्रेशन 0.4300 है, और ये टॉप से लिया गया है 0.415, ये स्वान, और ये डिफरेंस बताया गया है कितना है 0.015 रीडिंग 1 और रीडिंग 2 का ये डिफरेंस है। डिफरेंस आपने बता दिया। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसका आपने मीन निकालना है। तो ये लीजिए मीन, आप खुद ये करेंगे प्रैक्टिस। मीन डिफरेंस उन्होंने निकाला 0.0917, ये मीन डिफरेंस था। मीन के लिए हम ये यूज करते हैं ना, अभी जो हमने निकाला था मीन, वो ये था कि डी बार इज इक्वल टू सिग्मा डी डिवाइडेड बाय एन। तो जितना भी ये सिग्मा डी है, इधर आप देखें, ये वाला, इन सब को प्लस कर दे, 1 2 3 4 5 6 6 पे डिवाइड कर दे, तो इससे जो बनेगा वो ये वाला आएगा मीन डिफरेंस, यानी डी बार आपके पास 0.0917 आया। अब स्टैंडर्ड डिविएशन हम मालूम करेंगे। स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास है। स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे मालूम करेंगे, वो वाला पूरा तरीका हम अप्लाई करेंगे जो अभी हमने सिनेरियो खुद से लिया था, अजम्पशन, अज्यूम वैल्यूज, और हमने स्टैंडर्ड डिविएशन निकाला था। तो इस तरह ये मीन है, हर एक जो डिफरेंस है डी बार, डी से डी बार माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आया। फिर इसका जो है ना स्टैंडर्ड डिविएशन अंडर द रूट लेंगे, हाँ, वो सारा कुछ आप रिपीट करेंगे। 0.06069 ये हमारे पास आया एसडी, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन। टेस्ट स्टैटिस्टिक, अच्छा टेस्ट स्टैटिस्टिक में हम ये करेंगे, देखें, ये आप खुद कर लें फिर मुझे बता दें। सिग्मा डी, डी बार आपके पास आया, ये पेयर सैंपल का जो फार्मूला है वो है डी बार डिवाइडेड बाय एस डी एंड डिवाइडेड बाय एन अंडर द रूट। डी बार आपका कितना आया, ये आप इससे समझ लीजिए, ये 0.0917, 0.0917, 0.0917 divided by 0.06069 और इसको डिवाइड करें 6 अंडर द रूट पे। इससे जो आएगा वो क्या आएगा, ये वाला वैल्यू उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है। अच्छा ये तो वो है, इसको आप खुद कर ले, कैलकुलेट करें कितना आता है, खुद कैलकुलेट कर ले कितना आता है, मैं कर देता हूँ। हाँ जी, इधर आप देखें, पहले तो 6 को निकाले तो ये 2.45 है, 0.0606 और 9 डिवाइडेड बाय 2.45 इज इक्वल टू ये 0.025 ये आया 0.0917 डिवाइडेड बाय 0.025 अब इसको करें, कैलकुलेट करें, 0.03917 डिवाइडेड बाय
हाँ, डिवाइडेड बाय कितना आया इससे, ये देखिए, हाँ, 0.025। ये 3.67 आया। तो ये जो आपके पास आया वो 3.67 ये है, ठीक है जी। अब आप इसको कंपेयर करें 3.67 और इसको टी टेबल में आप ये देखें, आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ना इसमें भी 5 है, हाँ, और ये टू टेल हाइपोथेसिस 2.57 है, 2.57 पहले की तरह इसका वैल्यू भी वही है। हाँ जी, तो यहाँ पर आप देखें 0.025, ये 2.57 है और आपका आया 3.67। कंक्लूजन क्या बना इसका, क्या कंक्लूजन है जी? और साथ में ये अटेंडेंस ले ले, अभी मैक्सिमम स्टूडेंट है 26 से या जितने भी हैं, अटेंडेंस ले ताकि बाद में कोई ना रहे। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो? यस सर। यस सर। आवाज आ रही है तो क्या इसका कंक्लूजन क्या बना फिर? आपका कैलकुलेटेड वैल्यू 3.67 है और टेबुलेटेड वैल्यू 2.57 है। इसका कंक्लूजन ये है कि एज द कैलकुलेटेड वैल्यू इज मोर देन द टेबुलेटेड वैल्यू and falls in the rejection region, so we reject the null hypothesis in favor of alternate hypothesis, and we can conclude that there is a difference, there is a different on zinc concentration between the top and that of bottom water of the wells surrounding the Indian South Indian river। समझ में आ गई कि जो कुएं हैं उनके सरफेस और बॉटम में जो जिंक कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, एक जैसे नहीं है। तो जिनको ये टेस्ट अलग लग रहा है, या तो उनको बॉटम से मिल रहा है या फिर इनको टॉप से मिल रहा है, और इसलिए ये डिफरेंस है। टेस्ट उनको जो है ना वो मिल रहा है, मुख्तलिफ मिल रहा है, अजीब सा मिल रहा है, मतलब यूनिक टेस्ट है। ठीक है जी। अच्छा, अभी आप आ जाएं इसी पे, चलिए कंक्लूजन। As the T calculus lies in the critical region, so we reject HO and conclude that trace metal concentration Mg on zinc from water drawn from the bottom and the top are significantly different. अच्छा जी, ये वाला टेबल को अगर वो छोटा किया जाए तो फिर ये भी आ सकता है। ये आपके पास रीडिंग है, ये उन्होंने फार्मूला अप्लाई किया हुआ है 3.7, और फिर क्रिटिकल रीजन में आपके टेबुलेटेड वैल्यू 2.57 है। हाँ, ये फिर आपका कंक्लूजन है, तो आपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लिया। एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑन जिंक कंसंट्रेशन बिटवीन द टॉप एंड बॉटम वाटर। अच्छा जी, ये आप कैसे देखेंगे? ये 5 है, यहाँ पर 2.57 है। ये देखने का तरीका है टी टेबल में। अच्छा जी, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन पेयर मीन डिफरेंस व्हेन n नंबर ऑफ पेयर इज स्मॉल लेस देन 30। ये वाला फार्मूला आप किस चीज के लिए, यानी एस्टिमेशन के लिए यूज करेंगे। एस्टिमेशन किस चीज का हम मालूम कर रहे हैं? हम सैंपल के बुनियाद पर साउथ इंडियन रिवर के सराउंडिंग में जितने भी ट्यूबवेल हैं, पॉपुलेशन ऑफ द ट्यूबवेल, जो एक्चुअल मीन डिफरेंस है बिटवीन द टॉप एंड बॉटम वाटर, वो इस फार्मूला के थ्रू हम निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? कैलकुलेट करेंगे कि जो आपका डी बार आया हुआ है प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2, टी अल्फा बाई 2 में
वही आपका 2.57 वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द डिफरेंस और n अंडर द रूट। ये करेंगे तो एक आपका एक दफा प्लस करेंगे, एक दफा माइनस करेंगे। माइनस आपका लोअर लेवल होगा और प्लस में आपका अपर लेवल होगा। तो ये दो अपर लोअर लिमिट आपके पास बनेंगे और फिर आप इसको इंटरप्रेट करेंगे कि एक्चुअल मीन डिफरेंस है कितना, लाई बिटवीन दिस एंड दैट वैल्यू। तो ये आप खुद करेंगे, ठीक है ना। इसमें वैल्यू पुट करके, या फिर हम कर देते हैं इधर, आपको अगर वैल्यू याद है तो फिर हम कर देते हैं। अच्छा, जो म्यू डी है, हाँ डिफरेंस है, एक्चुअल मीन डिफरेंस, वो x बार डी, या सिंपल इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी बार प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 इनटू स्टैंडर्ड एरर, और स्टैंडर्ड एरर एस डी डिवाइडेड बाय n अंडर द रूट, इसके बराबर है। ठीक है जी। तो मीन आपका 0.0917 प्लस माइनस टी अल्फा बाई 2 2.57 मल्टीप्लाई बाय एस डी 0.06069 और n आपका है 6 अंडर द रूट। इससे जब आप निकालेंगे, हाँ कैलकुलेट करेंगे, तो एक इन सब को कैलकुलेट करने के बाद इसके साथ एक दफा प्लस करेंगे और एक दफा इससे माइनस करेंगे, तो वो जो लोअर लिमिट है छोटा वैल्यू इधर लिखेंगे और बड़ा वैल्यू इधर लिखेंगे। ये आपके अपर एंड लोअर लिमिट होंगे एस्टिमेशन में। और आप कहेंगे कि द एक्चुअल मीन डिफरेंस on zinc concentration between the top and bottom water lies between this and this value। ये आप करेंगे तो ये एस्टिमेशन वाला फार्मूला भी इसमें अप्लाई हो गया है। ठीक है जी, ये आया है, ये इन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो ये कैलकुलेटेड है। यहाँ पर ये 0.027 से लेकर 0.155 इसके दरमियान फॉल करेगा एक्चुअल मीन डिफरेंस जो है, एक्चुअल मीन डिफरेंस। ठीक है जी, एक्चुअल मीन डिफरेंस ऑन जिंक कंसंट्रेशन बिटवीन द टॉप एंड बॉटम वाटर would lie between 0.027 to 1.55 95% of the time. If your alpha is 5%, then your confidence interval that would make is 95% of the time. And these are the references. So we have completed this unit of pair sample t-test. If you have any question, you can ask. Otherwise, we can disperse. And send me the attendance of the student who are present today.